प्रिय विद्यार्थियों, आपके गणित प्रश्न पत्र के लिए मैं सबसे पहले जो आपके एमसीक्यूज हैं, अभ्यास प्रश्न पत्र सेट और सेट बी, इन दोनों की मैं अभी समझाऊंगा। इन्हें ध्यान से समझ लें और आवश्यक हो तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सही विकल्प वाले हैं वो बता रहा हूं। सबसे पहला प्रश्न देखें, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो परिमेय और अपरिमेय, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रैशनल और इरेशनल। तो इन दोनों संख्याओं का योगफल और अंतर, मतलब इन दोनों के मध्य में योगफल हो रहा हो या अंतर हो रहा हो या गुणनफल हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो, तो वो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। मतलब इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न देखें, 3 + √3 इंटू 3 - √3 का मान क्या होगा। तो देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, पहला प्लस का है ब्रैकेट और दूसरा माइनस का, माने a + b इंटू a - b। तो a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। पहली संख्या का वर्ग करके और क्या करेंगे, उसमें से दूसरी संख्या का वर्ग घटा देंगे। तो पहली संख्या जो 3 है उसका वर्ग होगा 9 और 9 में से √3 का वर्ग होगा 3, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6। तो इसका सही उत्तर हो गया डी। निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन सा नहीं है। देखो दूसरा जो ऑप्शन है y + 2/y, तो नीचे जो y है, जब ये y ऊपर जाएगा तो y की पावर क्या हो जाएगा, -1। तो y की पावर -1 वाला बहुपद नहीं होगा। ये ध्यान रखना है कि y किसी भी बहुपद में उसकी जो घात है वो ऋणात्मक नहीं होती और न ही अपरिमेय संख्या होती है। तो इस तरह से इसमें बहुपद कौन सा नहीं हुआ, y + 2/y। चौथा देखेंगे कि बहुपद x² + 3x⁴ + x - 4x³ + 7 की घात है। तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि जो घात होती है वो हमेशा x की सबसे उच्चतम घात होती है। तो इसमें x की सबसे बड़ी घात कौन सी है, x की सबसे बड़ी घात है 4। ठीक है ना। तो ये बहुपद की घात हो गई 4, तो बी ऑप्शन सही हो गया। √5, पांचवा देखें, √5 का दशमलव प्रसार होगा। ये अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या का जो प्रसार होता है वो अशांत होता है। तो इसमें अशांत भी होगा और साथ में वो एक जैसा रिपीट नहीं होता, वो उसमें कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है, तो वो कैसा हो जाएगा, अशांत भी होगा और अशांत के साथ साथ वो आवृत्ति, एक जैसा आवृत्ति तो होगा नहीं, तो कैसा हो जाएगा, वो अशांत व अनावर्ती। डी वाला सही होगा। छठवा देखें, समीकरण y = 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, कोई हल नहीं। तो y = 3x + 5 या इसी प्रकार के कितने भी इक्वेशन हो, इसमें क्या रहता है कि आप x के मान रखते जाइए और y के मान निकालते जाइए। तो कैसे हो जाएंगे इनके हल, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, मतलब सी। इसके बाद अपन आ रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में सबसे पहला है ... सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आयत चित्र। आयत जो चित्र होता है वो सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। दूसरा है x = a का आलेख किस अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होता है। तो जो x = a है ये y अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होता है। ठीक है ना, x = a, और अगर y = a लिखा होता, y = a लिखा होता तो वो किसके समानांतर होता, जिस तरह से x = a y अक्ष के समानांतर है, उसी प्रकार से y = a x अक्ष के समानांतर होता है ना, मतलब अपोजिट अक्ष होगा। जिस अक्ष की वैल्यू दी गई है उसके अपोजिट वाला अक्ष की समानांतर सरल रेखा होगी। तीसरा देखें, वे रेखाएं जो एक ही रेखा की समानांतर होती हैं परस्पर समानांतर रेखाएं होती हैं। चौथा पढ़ेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं। समद्विबाहु में समान भुजाएं होती हैं दो, तो उनकी बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। जब किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री अंश के बराबर हो तो वो क्या कहलाता है, तो वो आयत। किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान हो, तो सभी भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो वो वर्ग होता है, क्या कहलाता है, स्क्वायर, वर्ग कहलाता है। छठवा, कोण 60 डिग्री के पूरक कोण का संपूरक कोण क्या होगा। तो देखो इसमें सबसे पहले उसने क्या पूछा, 60 डिग्री का पूरक कोण। तो 60 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, 90 में से घटा दो 60, तो कितना बचा, 30। तो इस तरह से 60 डिग्री का पूरक कोण हो गया 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का संपूरक कोण बताना है, तो संपूरक कोण कितना होता है, टोटल 180 होता है, तो 180 में से 30 घटा दो, तो 180 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 150। तो इस तरह से इसका सही उत्तर होगा 150 डिग्री।
अब इसके बाद अपन आते हैं सत्य असत्य पर, ठीक है ना। तो निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य आपको बताना है। तो पहला, y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है। बिल्कुल सही, मैंने भी बताया था कि y बराबर अगर दिया गया तो x अक्ष का समीकरण होगा, और अगर x बराबर कुछ दिया गया है तो वो y अक्ष का समीकरण होगा। तो पहला सत्य हो गया। दूसरा, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण अगर बराबर है तो वो त्रिभुज एक जैसे ही हो गए, सर्वांग सम हो गए। तीसरा, ये सत्य हो गया, किसी त्रिभुज में अधिकतम दो कोण अधिक कोण हो सकते हैं? नो, किसी भी त्रिभुज में दो अधिकतम कोण नहीं हो सकते, है ना। और ये क्या कह रहा है कि अधिकतम कोण हो सकते, तो ये कैसा हो जाएगा? असत्य। चौथा, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की परिधि होता है? जी नहीं, वृत्त पर केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो तो त्रिज्या कहलाता है। पांचवा देखें, बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आलेख होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। और छठवा, ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है। ऋजु कोण माने एक सरल कोण, सीधा कोण। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ऋजु कोण की माप 80 डिग्री ही होती है, क्योंकि ये दोनों मिलकर के एक सरल रेखा बनाते हैं। इसके बाद चौथे पर आ रहे हैं, इसमें सही जोड़ी को मिलाना है। तो आप स्तंभ ए में जो दी गई है उनके सामने सही सही उत्तर लिखेंगे। पहला है आयत है एक। अरे आयत में चार भुजाएं होती हैं, तो इसलिए क्या हो गया? चतुर्भुज। ई वाला सही हो जाएगा। बाई अक्ष पर स्थित बिंदु है, इसको हम थोड़ा बाद में बताएंगे। पहले तीसरा देखिए, ऊपर सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, किसी भी वर्ग अंतराल की दोनों सीमाएं जोड़ के जब आधा कर देते हैं ना, तो वो क्या आ जाता है? वर्ग चिन्ह आ जाता है। चौथा, ठोस आकृति का उदाहरण क्या है? बेलन है। पांचवा, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है ना। सवाल भी अगर पूछा जाए तो आप इसे यह फॉर्मूला लगा के आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये पांचवा हो गया। छठवा देखें, समीकरण 4x + 3y = 12 का एक हल है। देखो इसमें अगर अपन x बराबर 0 रख के देखें, तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो 4x 0 हो गया, फिर क्या बचा? 3y = 12, और 3y = 12 का मतलब क्या हुआ? y = 12/3। 12/3 का मतलब क्या हुआ? 3 से 12 काट देंगे तो 4। तो इस तरह से x बराबर 0 रखने पर y बराबर 4 आ रहा है। तो ये कौन सा हो गया? C, 0 और 4 वाला, ये इसका उत्तर सही हो गया। अब जो y अक्ष पर स्थित बिंदु है, तो इसका उत्तर सही कौन सा होगा? 0, 3, क्योंकि y अक्ष पर तो 0, 4 भी है। वैसे y अक्ष पर 0, 4 भी है और y अक्ष पर 0, 3 भी है, लेकिन जो नीचे वाला जो समीकरण दिया गया है 4x + 3y = 12 का जो हल है वो चूक 0, 4 ही हो सकता है। अतः y अक्ष पर स्थित बिंदु के सामने अपन 0, 3 लगाएंगे। राइट। अब इसके बाद बचता है आपका पांचवा, एक वाक्य अथवा शब्द में उत्तर लिखिए। रेखिक बहुपद की घात। तो कोई भी जो रेखिक बहुपद होता है उसकी जो घात होती है वो वन होती है। ठीक है ना। वन, जिसकी वन घात होती है उसी का रेखिक जो बहुपद है वो रेखिक बहुपद कहलाता है। दूसरा इसमें सवाल दिया है कि x = 3y को ax + by + c = 0 के रूप में लिखो। तो ये जो x बराबर 3y है, इसमें क्या है? बराबर में 3y लिखा हुआ है, जबकि सबसे पहले क्या होना चाहिए था? पहले x का पद लिखा जाएगा, फिर y का पद लिखा जाएगा, फिर जो कांस्टेंट है, जो संख्या है, अचर राशि है, वो लिखेंगे, और फिर उसके बाद बराबर 0 बनाएंगे। तो x बराबर 3y को इसके ही रूप में कैसे लिखेंगे? x, 3y को इधर ले आओ बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा? -3y। x - 3y प्लस संख्या कुछ है नहीं है तो प्लस 0 बना देंगे, बराबर 0। तो इसका सही आंसर क्या कैसे हो जाएगा? x - 3y + 0 = 0। तीसरा सवाल देखेंगे कि बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो ये किस चतुर्थांश में होगा? पहले में, दूसरे में, तीसरे में अथवा चौथे में? इसको जानने के लिए इनके चिन्हों को आप याद कर लीजिएगा। जैसा जो पहला चतुर्थांश है, पहले चतुर्थांश में दोनों निर्देशांक प्लस प्लस के होंगे। दूसरे चतुर्थांश में माइनस और प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस। तीसरे चतुर्थांश में दोनों माइनस माइनस के होते हैं, और चौथे चतुर्थांश में पहला प्लस और दूसरा माइनस का होता है। तो इसमें जो दिया गया है वो कैसा दिया है? पहला प्लस का और दूसरा माइनस का। तो पहला प्लस का और दूसरा माइनस का किसमें होता है? चौथे में। तो इस तरह से चौथे चतुर्थांश में होगा। आप लोग कैसे याद करेंगे? पहले में प्लस प्लस, दूसरे में, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, पहले में प्लस प्लस,
दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस, तीसरे में दोनों ही माइनस माने माइनस माइनस, और चौथे चतुर्थांश में पहला प्लस और दूसरा माइनस। पांचवा प्रश्न है चौथा प्रश्न है कि बिंदु -5,2 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। तो एक्स अक्ष से जो दूरी है, कोई भी एक आपको बिंदु दिया गया है तो उसमें एक्स अक्ष से जो दूरी होती है वो बाई निर्देशांक होता है। इसमें बाई निर्देशांक क्या है 2, तो एक्स अक्ष से इसकी दूरी क्या हो जाएगी 2। अगर कोई पूछे कि इसकी बाई अक्ष से दूरी क्या है, तो बाई अक्ष से जो दूरी है वो एक्स निर्देशांक होती है, तो इसका एक्स निर्देशांक क्या है -5। तो दूरी माइनस में कभी होती नहीं है तो अपन 5 इकाई भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए कि बिंदु -5,2 की एक्स अक्ष से दूरी क्या है। तो एक्स अक्ष से दूरी देखने के लिए कौन सा निर्देशांक देख लेंगे, बाई वाला। तो बाई वाला निर्देशांक कितना है 2, राइट। अब पांचवे पे आते हैं, पूर्ण कोण का मान क्या होता है। पूर्ण कोण का मान पूर्ण कोण मीन्स कंप्लीट एंगल, ये पूरा का पूरा जो एंगल हो जाता है, तो पूरा का पूरा एंगल क्या होता है 360 डिग्री। तो पूर्ण कोण का मान कितना हो गया 360 डिग्री। और ये छठवां है कि 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो 3 असंरेख बिंदुओं से, असंरेख बिंदु का मतलब क्या हुआ, जो एक लाइन में नहीं हो। तो 3 असंरेख बिंदुओं से होकर केवल एक और एक वृत्त खींचा जा सकता है। अब इसके बाद हम आ रहे हैं दूसरे सेट पे आ रहे हैं। दूसरे सेट के मतलब बा जो सेट है, इसके अब हम आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रैक्टिस करवाएंगे। तो इसमें अपन आ गए हैं। पहला विकल्प देखें, निम्न में से परिमेय संख्या है। देखो इसमें से निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है। ए में देखेंगे √21 है, इसके फैक्टर करके देख लो। बी में देखो √144, 144। ये किसका वर्ग होता है 144 किसका वर्ग होता है 12 का वर्ग होता है। तो जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 क्या है परिमेय संख्या है। तो इस तरह से इसमें परिमेय संख्या कौन सी हुई, बी ऑप्शन वाली √144। बाकी किसी में भी पूरी तरह से परिमेय संख्या सॉल्व करके नहीं आएगी, उसके अंदर कहीं ना कहीं रूट लगा रहेगा। दूसरा सवाल देखिएगा 10⁻1/3 और उसकी पावर 3। तो जब भी किसी पावर के ऊपर पावर होती है तो उन दोनों पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसमें 10 की पावर 1/3 है और उसकी पावर 3 है, तो 1/3 का गुणा 3 में करेंगे। तो 1/3 में जब गुणा 3 से करेंगे तो नीचे वाला जो 3 है ना वो ऊपर वाले 3 से खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा केवल 10 की पावर 1 माने इसका सही आंसर क्या हो गया 10। तो दूसरे का आंसर बी यानी कि 10 हो गया। तीसरा देखें, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन सा नहीं है x + 2/x। ये नीचे जो x है ना इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा। जब बहुपद में कोई भी x की घात या y की घात माइनस में नहीं होती, इसलिए b जो है बहुपद नहीं है। चौथे पे आ जाइए, यदि a + b + c बराबर 0 है तो a³ + b³ + c³ किसके बराबर होगा। एक फॉर्मूला होता है a + b + c का होल क्यूब वाला। उसमें जब ये वैल्यू पुट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 3abc, है ना 3abc आएगा। तो इसका सही उत्तर है सी। पांचवा √3 का दशमलव प्रसार है। तो √3 का दशमलव प्रसार कौन सा होगा, एक तो होगा अशांत पहली बात, और दूसरी वो चूंकि एक जैसा आवर्त नहीं होता है तो वो अनावर्ती हो गया, अर्थात डी अशांत अनावर्ती। जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, उन सबके जो डेसिमल जो प्रसार होते हैं वो अशांत होंगे और अनावर्ती होंगे। आवृत्ति में क्या होता है, आवृत्ति में ऐसा होता है जैसे 2.777 या 2.31313131, ये आवृत्ति हो जाती है अशांत आवृत्ति। और अनावर्ती में क्या रहता है, पॉइंट के बाद कभी 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, कभी 1 2 3 आ रहा है, कभी 6 आया, कभी 7 आया, और ऐसे आते जाते हैं। ठीक है ना। तो ये √3 का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती डी हो गया। छठवें पे आएंगे, समीकरण 5y - 2x = 3 का अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो देखो इसमें आप x के मान रखते जाइएगा और y के मान निकलते जाएंगे। तो इस तरह से इसका सही उत्तर होगा सी, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसके बाद अब दूसरे प्रश्न पर आ रहे हैं, ये है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो पहला सेट अपन ने अभ्यास किया था उससे इसमें मिलते जुलते हैं। आयत चित्र ... वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। तो आयत चित्र किसके लिए होता है, जिसमें सतत वर्ग अंतराल होते हैं, कंटिन्यूअस। तो आयत चित्र सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। दूसरा y = a का आलेख
किस अक्ष के समानांतर होगा? तो ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो y बराबर a है वो किसके समानांतर होगा? y बराबर a x अक्ष के समानांतर होगा, और x बराबर अगर कोई वैल्यू दी गई है तो वो y अक्ष के समानांतर सरल रेखा होगी। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। वे रेखाएं जो एक ही रेखा की समानांतर होती हैं, परस्पर समानांतर होती हैं। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होगा? एक समबाहु त्रिभुज माने जिसकी तीनों भुजाएं समान है, तीनों भुजाएं समान है तो तीनों कोण उसके बराबर होते हैं। चूंकि तीनों कोणों का योग 180 होना है, अतः बराबर बराबर कोण कितने होंगे? 60-60 डिग्री के होंगे। अर्थात एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60-60 डिग्री का होता है। पांचवा, सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर डॉट 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 पर समद्विभाजित करते हैं, माने उसके जो सम चतुर्भुज है इसके विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं और इस तरह से विकर्णों को काटते हैं कि वो बराबर बराबर विकर्ण कट जाते हैं, बराबर बराबर उनकी लेंथ होती है। और इसके अलावा इन पर जो कोण बनता है, एंगल जो बनेगा जब दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, राइट। छठवां, दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वो क्या कहलाएंगे? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो पूरक कोण कहलाते हैं। इस तरह से ये प्रश्न भी हो गया। अब इसके बाद चलते हैं अपन तीसरे पर। निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य आपको बताना है। तो इसमें पहला है कि x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण है। यस, x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण होगा और y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण होता है। तो इस तरह से ये सत्य हो गया। दूसरा, आपने उस सेट में भी देखा था कि बारंबारता बहुपद समान प्रकृति के दो एक समान आंकड़ों की तुलना करने में अधिक उपयोगी आलेख होता है। जी हाँ, सत्य है। तीसरा, किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है। यस, एक ही एंगल 90 डिग्री का होगा, बिल्कुल सही है। चौथा, मूल बिंदु के निर्देशांक 1-1 होते हैं। नो, गलत है। क्यों? मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0-0 होते हैं। पांचवें पर आएंगे। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। जी हाँ, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो त्रिज्या कहलाता है। और छठवा है, ऋजु कोण की माप 360 डिग्री होती है। ऋजु कोण माने सरल कोण, सरल रेखा में बनने वाला जो कोण है। तो ऋजु कोण की जो माप है वो 360 डिग्री नहीं, वो कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। तो ये इस तरह से असत्य हो गया। अब इसके बाद अपन आते हैं सही जोड़ियों पर। तो सही जोड़ियों में सम चतुर्भुज है एक। सम चतुर्भुज क्या है भैया? जो सम चतुर्भुज है वो अपने आप में क्या है? एक चतुर्भुज है। तो F हो गया इसका सही आंसर। दूसरा समीकरण 2x - y = 7 का एक हल है। तो इसमें आप x बराबर एक वैल्यू रख के देखिएगा। तीन वैल्यू रखे के देखेंगे। x बराबर 3 तो 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ पे 6 इधर को आएगा तो 7 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा? 1। तो y बराबर आ गया -1। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए वाला 3, -1। ये जो है समीकरण का एक हल है। तीसरा, ऊपर सीमा प्लस निम्न सीमा बटे आधा करेंगे तो वर्ग चिन्ह होगा। ठोस आकृति का उदाहरण बेलन हो गया। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a² हो गया। और द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित बिंदु, तो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु कौन सा होगा? अभी मैंने आपको बताया था, चिन्ह बताए थे। दूसरे चतुर्थांश के चिन्ह क्या होते हैं? पहला ऋण और दूसरा धन। तो पहला ऋण और दूसरा धन कौन सा है? -3 1। ये सी में जो लिखा हुआ है -3 और 1, तो ये इसका सही आंसर होगा। अब इसके बाद आखिरी प्रश्न पर आ रहे हैं जिसमें पूछा गया है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, बहुपद 2x + 4 का शून्यक क्या होगा? शून्यक मतलब इसको सॉल्व करना है, इसको 0 के बराबर कर दीजिएगा। 2x + 4 = 0 लिख लो और x की वैल्यू निकाल लो। तो 2x + 4 = 0, तो 2x = कितना हो जाएगा? 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। तो 2x = -4 और -4 को 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि x बराबर लिखेंगे -4/2। तो 2 से -4 डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? -2। तो इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा? वैल्यू शून्य क्या हो जाएगा? x = -2। दूसरा है, 2x = y को ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखना। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 2x लिख दो, उसके बाद y को इधर खींच के ले आओ। तो 2x - y + 0 = 0 इसका करेक्ट आंसर। तीसरा, बिंदु -4, 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो देखो, पहला ऋण का और दूसरा धन का, तो ये कौन से चतुर्थांश में होगा? दूसरे चतुर्थांश में होगा। चौथा देखेंगे, बिंदु 2, 3 की x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से दूरी क्या होगी? इसके पहले वाले में भी सेट में ये बताया था। बिंदु 2 और जो 3 है इसमें x निर्देशांक 2 है और y निर्देशांक 3 है।
तो एक्स अक्ष की दूरी के लिए अपन वाई निर्देशांक को देख लेते हैं और वाई अक्ष की दूरी ज्ञात करने के लिए एक्स निर्देशांक को पढ़ लेते हैं। तो इसमें एक्स अक्ष की दूरी पूछी गई है एक्स अक्ष से, तो इसका वाई निर्देशांक देखेंगे। वाई निर्देशांक कितना है 3, तो इस तरह से इसकी 3 इकाई इसकी दूरी हो गई। पांचवा, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। दोनों कोण मिलकर के एक सरल रेखा बनाएंगे तो वो 180 डिग्री होगा। छठवां, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो ये पहले भी बता चुके हैं। 3 असंरेख का मतलब होता है जो एक लाइन में नहीं है, अतः इनसे होकर जो है असंरेख बिंदुओं से होकर केवल एक और एक वृत्त खींचा जा सकता है। इस प्रकार से दोनों सेट के मैंने आपको अभ्यास के जो प्रश्न पत्र में आने वाले जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है। बच्चों, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको समय समय पर बहुत सुंदर वीडियोस भेज सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।